केस हल ना हो तो उसे हादसा बना दो। कराची पुलिस इन दिनों इस ट्रैक पर चल पड़ी है और ऐसा करने की कोशिश हो रही है एक ऐसे केस में जिसने पूरे कराची को ही नहीं मुल्क को हिला कर रख दिया था। हर आंख अश्कबार थी और सब कातिल को बद्दुआएं दे रहे थे, लेकिन कातिल को कराची पुलिस पर इतना यकीन था कि उसने जिस लाइन पर कराची पुलिस को लगाया है, कराची पुलिस उसी पर चल पड़ी है और अब एक वाज़ेह कत्ल केस को हादसा करार देने की कोशिशें हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूं नन्हे सारिम के मर्डर केस की। कराची के इलाके न्यू कराची में जनवरी की एक सर्द sepहर लापता हो जाने वाला एक मासूम बच्चा, जिसकी लाश 12वें दिन पानी के ज़ेरे ज़मीन एक ऐसे टैंक से मिली जिसे 12 दिनों में 12 मरतबा नहीं 1200 मरतबा चेक किया गया था। और इन 12 दिनों में फ्लैट्स के मकीन इसी टैंक का पानी इस्तेमाल करते रहे। इसी पानी से घरों में खाना बना, लोगों ने वज़ू किए, लेकिन उन्हें कभी पानी में किसी किस्म की बू तक नहीं आई। और 12वें दिन लाश मिलने पर पुलिस का इब्तिदाई मौक़िफ़ भी यही था कि सारिम को कत्ल करके लाश टैंक में फेंकी गई है। लेकिन अब पुलिस अपना मौक़िफ़ बदल रही है। इस कहानी और इसमें पुलिस के रिवायती किरदार को समझने के लिए आपको मेरे साथ 2 माह पीछे जाना होगा, जब 7 जनवरी 2025 को न्यू कराची में वाक़े गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट बैतुल अनम में 2 भाई कुरान की तालीम हासिल करने के बाद घर लौट रहे थे कि छोटा भाई पीछे रह गया। प्रोजेक्ट में ही वाक़े मदरसे की छुट्टी 3:40 पर होती थी और दोनों बच्चे 3:45 तक घर भी पहुंच जाते थे। और घर था ही कितना दूर, मदरसे से चंद कदम के फासले पर वाक़े ब्लॉक में 4थी मंजिल पर। आरेज घर पहुंच गया, लेकिन सारिम नहीं पहुंच सका। कुछ देर गुजरी तो माँ को हौल आने लगे। बच्चे की तलाश में नीचे उतरी, मदरसे में गई तो सारिम वहाँ नहीं था। प्रोजेक्ट के दरवाजे पर पहुंचकर चौकीदार से पता किया तो वो बोला कि कोई बच्चा बाहर नहीं गया। तो फिर बच्चा गया कहाँ? ये सवाल सारिम की माँ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उस दिन उनकी टोपी नहीं मिल रही थी और अक्सर मैं बच्चों को बोलती थी मस्जिद से टोपी, लेकिन वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉजेसिव है, उनकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। नहीं, मुझे तो अपनी ही टोपी चाहिए। तो मैंने उनकी टोपी ढूंढती थी। 2:25 पे मैंने अपने बच्चों को दरवाजे तक के छोड़ा है। उसके बाद छुट्टी जो हुई है वो बकौल कारी साहब के 3:40 पे हैं। इनके आते आते 3:45 या 4 बज चुके थे। 4 बजने में 10 मिनट या 5 मिनट इस तरीके का टाइम था जो मेरे बड़े बेटे आए हैं वापस। जब वो आए तब मैंने उनसे उसी वक्त पूछा कि सारिम क्यों नहीं आए अभी तक? कहने लगे मैं तो भाग कर आया हूँ, वो तो दूसरे ब्लॉक दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद मैंने अपनी गैलरी से खड़े होकर आवाज़ दी इसको, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वरना उमूमन वो नीचे होते हैं आवाज़ देते हैं कि मम्मा मैं आ रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर जब मुझे उसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं नीचे उतरी। फिर मैं एक घर जिनके घर वो 1-2 बार गए थे तो मैं वहाँ गई। उसके बाद मैं वॉचमैन के पास गई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमने तो कोई बच्चा नहीं देखा। असल में उस दौरान लाइट भी गई थी, CCTV इनका किसी काम का नहीं था, लाइट गई तो कोई बैकअप नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ से तो कोई बच्चा नहीं गया। उसके बाद मैं मस्जिद गई, मैंने कारी साहब से पूछा उनके, कहने लगे उनकी तो छुट्टी हो चुकी है, वो यहाँ से जा चुके हैं। फिर मैंने पूरा फ्लैट सर्च किया, अपना एक एक जगह देखा, दोस्तों के साथ एक एक सब जगह पे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। सारिम नहीं मिल रहा था और माँ का दिल तो जैसे आरे पर रख दिया गया था। सारिम के वालिद को इत्तला दी गई जो अपनी वर्कशॉप पर थे, और मोहसिन परवेज़ के लिए भी ये खबर किसी धमाके से कम न थी कि मदरसे जाने वाला मासूम बच्चा लौट कर घर नहीं आया है। मोहसिन घर पहुँचे और फिर फ्लैट के दीगर रिहायशियों के साथ मिलकर सारिम की तलाश शुरू कर दी, और तलाश हर बार उन्हें मदरसे ही ले जाती थी। इस बार मदरसे में सारिम की मौजूदगी का सबूत भी मिला, उसके ग्लव्स जो मदरसे की सीढ़ियों पर पड़े हुए थे। मैं सबसे पहले मस्जिद गया, मस्जिद में जाके ऊपर एक कमरा दिया हुआ था कारी साहब को, मैं फ़ौरन वहाँ गया हूँ। मैंने वहाँ जाके चेक किया कि सारिम कहीं सो तो नहीं गया वहाँ पे कहीं। मैंने वहाँ पूरा सर्चिंग करी, मुझे वहाँ पे सारिम का कोई निशानदेही नहीं हुई। जब मैं वापस जीने से नीचे उतरने लगा सीढ़ियों से तो सारिम के ग्लव्स मिले मुझे, ठीक है। तो मैंने जब वो ग्लव्स उठाए और मैंने पूछा इमाम साहब से जो इनके कारी थे, तो उन्होंने कहा सारिम अपनी डेस्क के ऊपर ग्लव्स भूल के चले गए थे। अच्छा, वो ग्लव्स मुझे इस वजह से याद है क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में भी मैंने ही उनको पहनाए थे ग्लव्स। जनवरी का जो है ना वो महीना था और सर्दी थी। कारी ने कहा कि सारिम ग्लव्स अपनी डेस्क पर भूल गया था और मदरसे की सफाई के दौरान उसने उठाकर सीढ़ियों पर रख दिए थे। ये सारिम की वहाँ मौजूदगी का सबूत था, लेकिन सारिम वहाँ नहीं था। और अब अपने तौर पर तलाश में नाकामी के बाद मोहसिन परवेज़ पुलिस की मदद लेने थाने पहुंच गए, और यहाँ से शुरू हुआ
पुलिस का रिवायती किरदार। मैंने 1 घंटा और अपने तौर पे ढूंढने में लगाया, फ्लैट के अंदर ढूंढा, बाहर ढूंढा, मैंने जहाँ जहाँ मेरा जोर चलता गया वहाँ मैं ढूंढता रहा अपने तौर पे, ठीक है। बहरहाल फिर काफ़ी देर गुजरने के बाद 6 बज गए थे, तकरीबन 6 सवा 6 का टाइम हो रहा था। तो मुझे ना दीगर इलाकों वालों ने बोला, मकीनों ने कहा कि अब आप जो है ना पुलिस से रब्ता करें, काफ़ी देर गुजर चुकी है, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, सारिम का कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है। मैं फ़ौरन जो है ना, अब मुझे तो करीबी थाना भी नहीं मालूम था, ठीक है। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने उनको ये बताया कि मेरा बच्चा मिस हो गया है, वो मदरसे गया था और मदरसे से वापस नहीं आया है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो है ना ऑन राइटिंग उर्दू पेज में टाइपिंग करवा के लेके आए, क्योंकि उनका आईटी डिपार्ट था ही नहीं। बैठे हुए तो सारे थे, पैसे सब लेते हैं, लेकिन उनका आईटी डिपार्ट या उर्दू लिखनी नहीं आती थी। बहरहाल हमारी बदकिस्मती ये थी कि 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हमारी इलाके में लाइट नहीं होती और काफ़ी दूर तक लाइट नहीं होती। मैं बाइक लेके 2 किलोमीटर जाके नागन चुरंगी से जाके टाइपिंग करवा के विद तस्वीरों के साथ 3 तस्वीरों के साथ वापस थाने आया। 1 घंटा मेरा और बर्बाद हुआ। आगे मैंने उनको जब ये एप्लीकेशन दी, उन्होंने साइन किया और उन्होंने बोला हम जब SHO आएंगे, ठीक है, हम उनको ये बात कर देंगे, अब आप जाएं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बाप का 6 साल का बेटा लापता हो और वो उसकी तलाश में ज़मीन आसमान एक कर चुका हो, और जब पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी के नारे के पीछे भागता थाने पहुंचा हो, तो उससे कहा जा रहा हो कि पहले दरख्वास्त लिख कर लाओ, और दरख्वास्त भी टाइप शुदा होनी चाहिए और उसका कंप्यूटर से प्रिंट निकला हुआ हो। एक मजबूर बाप के दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, शायद पुलिस वालों के सीने में दिल ही नहीं होते। पुलिस की बेहिसी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रात के 10 बज गए, सारिम को लापता हुए 6 घंटे गुजर चुके थे। पुलिस को कई घंटे पहले इत्तला दी जा चुकी थी, लेकिन पुलिस ताहाल मौके पर नहीं पहुंची थी और इसके लिए मोहसिन परवेज़ को फिर थाने जाना पड़ा। 2 घंटे और मज़ीद गुजरने के बाद भी पुलिस का कुछ अता पता नहीं था। 10 बजे जाके फिर मेरे मकीनों ने बोला कि हम आप चलो दोबारा आप थाने और वहाँ जाके किसी को बोलो कि आए भाई हमारे साथ, और भी दीगर जो है फ्लैट जो रह गए वो चेक करें अपने जो है सोर्सेस के ऊपर। मैं जब वापस गया, ठीक है, थाने उसे SHO साहब थे, इसरार साहब, उन्होंने जो है ना मुझे बोला कि पहले तो आप अपनी हालत देखें कैसी हो रही है। मैंने सर मेरा बच्चा घूम गया है, ठीक है, और मैं अपनी हालत को देखूं कि मैं अपने बच्चे को देखूं, ठीक है। उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि बच्चा मेरा मिस हो गया है। सारिम की तलाश के दौरान मदरसे के कारी का मुश्तबा किरदार भी सामने आया, जब फ्लैट के ही कुछ मकीनों ने अपने बच्चों के साथ कारी के रवैये के माजी के किस्से सुनाए। पुलिस ने कारी को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 दिन के लिए हुआ। अगले ही दिन कारी को छोड़ दिया गया। कारी की जहाँ तक बात है, कारी मौज़िन है, ठीक है, वो मेरे बच्चे को पढ़ाता भी था, ठीक है। तो उसकी शिकायत कुछ फ्लैट के मकीनों ने की थी कि ये कैरेक्टर लेस हैं, या ना इनका कैरेक्टर बच्चों के साथ बिल्कुल सही नहीं है, हाथ पकड़ना और इस तरीके से। तो हमने उनको यही कंप्लेन करी, जब आपको सारी चीज़ें मालूम थी तो आप यूनियन ऑफिस में या मस्जिद कमेटी के किसी सरबराह को आप ये बात आगाह तो करते। आपने अपने बच्चे छुटवा के दूसरे बच्चों को ज़्यादती का शिकार करने के लिए आपने छोड़ दिया। तो वो इस बात पे शर्मिंदा हुए, उन्होंने फिर बोला कि हम माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ को लेके। बहरहाल वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी तफ्तीश की वजह से जो है ना वो कारी को उस दिन हिरासत में रखा। जिगर गोशी के बगैर क़यामत की पहली रात गुजर गई, और ये कैसे गुजरी होगी ये कोई औलाद वाला ही बेहतर समझ सकता है। सारिम की तलाश अगले रोज़ भी जारी रही और एक दफ़ा फिर पानी के ज़ेरे ज़मीन टैंकों से तलाश का आगाज़ किया गया। एक एक टैंक की बार बार तलाशी ली गई, वीडियोज़ बनाई गईं, कई नौजवान टैंक्स के अंदर भी उतरे, और इन्हीं में से एक शहरोज़ भी थे। जब ऊपर की छतों की टैंकियाँ चेक हुई हैं, ग्राउंड की टैंकियाँ चेक हुई हैं, गटरों को चेक किया गया, तो कुछ टैंकियों में कुछ दूसरे लड़के भी उतर रहे थे, मैं भी उतर रहा था। जो सारिम जिस बॉडी टैंक से जिसकी बॉडी कवर हुई है उस टैंकी के अंदर मैं उतरा था, झाँका था, लाइट भी मैंने मारी, तो उस वक्त जो है उसके अंदर पानी इतना मौजूद नहीं था, मतलब कि आप घुटनों से नीचे उसके पानी को रख लें, जिसमें आराम से 1.5 साल की या 2 साल का बच्चा भी खड़ा हो सकता है, डूबेगा नहीं वो। हर लम्हा एक क़यामत थी जो वालिदैन के दिलों पर गुजर रही थी। रोज़ थाने जाते, घंटों बिठाकर रखा जाता और कहा जाता इंतज़ार करो, तावान की कॉल आ जाएगी तो इस केस को एंटी वायलेंट क्राइम सेल भेज देंगे, फिर वो तफ्तीश करेंगे।
एंटी वायलेंट क्राइम सेल कराची में अगवा बराए तावान के केसेस डील करने के लिए है। और ये वही AVCC है जो मुस्तफ़ा आमिर के अगवा केस में भी एक्सपोज हुआ था और अब तक हो रहा है। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को भी दरख्शां थाने की पुलिस से यही शिकायत है ना कि दरख्शां पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर की गुमशुदगी के बाद उसकी बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया और जब तावान की कॉल आई तो केस AVCC को भेज दिया। और सारिम के केस में भी यही हुआ। एक दिन तावान की कॉल तो ना आई लेकिन तावान के लिए मैसेज आ गया, लेकिन उस नंबर पर जो किसी के पास नहीं था। मेरी वाइफ का नंबर किसी भी अननोन बंदे के पास नहीं था, यहाँ तक कि वो पुलिस वालों के पास भी नहीं था मेरी वाइफ का नंबर। ज़ैनब अलर्ट पे मेरा नंबर चला, पोस्टर्स पे मेरा नंबर चला, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट पे और मेरी वाइफ का जो भी अकाउंट्स है उसमें भी मेरा ही नंबर है। मेरी वाइफ का नंबर किसी के पास भी नहीं है। सारिम लापता थे, मिसिंग थे। उसी के 2-3 दिन बाद मुझे पास मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे कोई सऊदीया के नंबर से कि आपका जो लड़का है, ये जुमला उसने बोला कि लड़का अगर चाहिए तो आप 5 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे तस्वीर दो। आप मुझे तस्वीर नहीं दे रहे, कोई ऐसी चीज़ दो जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि भाई मेरा ही बच्चा आपके पास मौजूद है या नहीं है। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि ये जो है या तुम मेरा बच्चा तुम्हारे पास। उसने अपना अकाउंट नंबर दिया कि इसमें आप डलवा लो आधे पैसे, उसके बाद बाकी जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, उसके बाद आपको आपका बेटा मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को बताई। उन्होंने कहा ये जो है ये फ़ेक है। उसके बाद भी मुस्तकिल मैसेज आते रहे कि ढूंढते रहो फिर अगर नहीं दोगे। इसके बाद मेरे हस्बैंड के नंबर पे कॉल्स भी आई कि फ़लाना जगह देखा है, उसने देखा है, या मतलब कि सब ने मिलकर फ़ायदा उठाया हमारी तकलीफ़ का। 12 जनवरी को सारिम की बाजियाबी के लिए तावान की अदायगी के मैसेजेस के बाद ये मामला अगवा बराए तावान का रूप धार गया। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन इससे बिलाल कॉलोनी पुलिस को सारिम के केस से जान छुड़ाने का मौका मिल गया। अब होना तो ये चाहिए था कि इस कॉल के फ़ौरन बाद AVCC हरकत में आ जाता, लेकिन अफसोस यहाँ भी पुलिस की रिवायती सर्द महरी और नाअहली ने जान न छोड़ी। बिलाल कॉलोनी पुलिस को ये केस AVCC को ट्रांसफ़र करने में ही 3 रोज़ गुजर गए। बार बार एक ही बात ज़ुबान पर आती है, क्या इन लोगों के सीनों में दिल नहीं होते? और बिलाल कॉलोनी पुलिस की क्या बात करें, तावान का मुतालबा सामने आने के 3 दिन बाद जब ये केस AVCC को ट्रांसफ़र हुआ तो उसके बाद सारिम के वालिदैन के चक्कर अब AVCC के दफ्तर के लगने लगे। 12 तारीख तक ये AVCC जो है ना वो के पास ये केस जाना था, क्योंकि वो साइन वगैरह, एप्लीकेशन लेटर, सब सारी चीज़ें थाने वालों ने रेडी कर दी थी। मेरा अंगूठा, मेरा साइन सब कुछ कर दिया। लेकिन AVCC को केस गया है 15 तारीख को। जब 12 तारीख को साइन करा लिए थे तो 15 तारीख को क्यों गया, ये एक नाअहली है, ये एक सवाल या निशान है। दूसरे दिन से 15 तारीख को AVCC के मेरे पास 6 बजे सुबह से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि आप जो है ना हमारे पास आएँ और हमें आके सारी तफसीलात बताएं। ठीक है, फिर उनका SSP साहब हैं अनिल हैदर, मैं उनके पास गया। ठीक है, उस बीच हमारी गवर्नर साहब से भी मीटिंग थी एक नेक्स्ट डे 15 तारीख को। 14 तारीख की रात में आए थे, वही 15 लग गई थी। ठीक है, तो 15 तारीख की जो है ना इवनिंग में हमारी जो है गवर्नर साहब से भी मीटिंग थी। उसके पहले हम लोग जो है ना SSP साहब अनिल हैदर से भी मिले थे। ठीक है, DSP साहब से भी मिले थे, SHO साहब से भी मिले थे AVCC के। सीने में दिल तो शायद उन फ्रॉडियों के भी नहीं है जो ज़ैनब अलर्ट पर गुमशुदा बच्चों के केसेस की डिटेल्स से या सोशल मीडिया पोस्ट से उनके वालिदैन के नंबर्स निकालकर उन्हें तावान के लिए झूठी कॉल्स और मैसेजेस करते हैं। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। लापता बच्चों के कई केसेस में सऊदी अरब के ये नंबर सामने आ चुके हैं, लेकिन अफसोस पुलिस और FIA इस अहम तरीन मामले पर भी चुप साधे हुए हैं। AVCC गए तो उन्होंने इस नंबर की 5 FIR पहले उनके पास कटी हुई थी कि ये नंबर जो है ना जिनके भी बच्चे लापता होते हैं उनका फ़ायदा उठा के ये फेसबुक से नंबर उठा करके मैसेजेस करते हैं। और बाकी यही हकीकत साबित हुआ जब मेरे बच्चे की न्यूज़ आई, पता चला जब कि हकीकत, तो उसी के नंबर से मैंने खुद ने मैसेज किया। मैंने कहा तुम भी शामिल हो तो तुम्हें भी अल्लाह को आगे जवाब देना पड़ेगा। तो उसने बोला, खुद एक्सेप्ट किया उसने कि मैंने फ़ेसबुक से नंबर निकाला था और मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो स्टेज आ गया है जहाँ से आगे ये कहानी सुनाते हुए मेरा भी दिल रो रहा है। 18 जनवरी वो दिन जब सारिम की लाश मिली, और लाश भी कहाँ से, उसी टैंक से जिसे कई बार चेक किया जा चुका था। वहाँ कोई वॉलमैन था, जब वो उस टैंक के अतराफ, उसका ये कहना है कि वो टैंक के अतराफ की तरफ आया तो उसको स्मेल महसूस हुई है, तो फिर उसने यूनियन
को जो है फ्लैट की यूनियन को इतला दी। फ्लैट की यूनियन ने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई है। पुलिस फिर जो है वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की है, चेक किया, तो टैंक के अंदर से बॉडी जो है 12वें दिन मिली है। 18 तारीख को 18 जनवरी बरोज़ हफ्ता 11 बजे मेरे पास जो है, मैं फ़ोन करने के लिए गया अपनी बालकनी में। 4th फ्लोर पे रहता हूँ तो टंकी नीचे की नज़र आती है मुझे साफ, ठीक है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा अपने फ़ोन करने के लिए कि जैसा मेरी कज़न को उठा लिया गया था ABCC वालों ने, तो मैं वही फ़ोन करने के लिए गया था, सर आपने उसको रिलीज़ किया या नहीं किया। तो उन्होंने कहा बेटा वो तो हम लोगों ने रात में ही रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि वो उस कोई कनेक्टेड नहीं था, तो हमने रात में रिलीज़ कर दिया। अच्छा, जब मैंने ये देखा अपनी नीचे बालकनी से कि वो ईदी की गाड़ी लगती है, ठीक है, और वो एक एक्सट्रक्चर उतारा जाता है, तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैं बिना चप्पल के नीचे उतरा अपनी, क्योंकि वो 4थी मंजिल ऐसा लग रहा था कि 20वीं मंजिल के बराबर। सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरा छटपटा गया था कि ये हो क्या रहा है। जब मैं पहुँचता हूँ तो मेरे बच्चे को इस तरीके से उठाया जा रहा होता है, जो मैंने सिर्फ अपने बच्चे के सिर्फ जूते देखे, इसके बाद मैं बेहोश हो गया। सारिम की लाश उसी टैंक से मिली जिसे पहले भी कई बार चेक किया जा चुका था, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऊपर से ही झांका गया हो, और ऐसा भी नहीं था कि जब टैंक को चेक किया गया हो तो वो लबालब भरा हुआ हो। उसमें उतरना मुमकिन था, और इसीलिए सारिम की गुमशुदगी वाले दिन जब शहरोज़ इस टैंक में उतरे थे तो पानी सिर्फ इतना था कि उन्हें सिर्फ अपने पांचे ऊपर करना पड़े थे। दोबारा सुन लेते हैं शहरोज़ को। जिस दिन सारिम 7 जनवरी को मिसिंग हुआ और उस रात के वक्त ऑपरेशंस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा, तो हमने गाड़ियों की डिग्गी से लेकर के पानी की टैंकियों तक हर जगह को चेकिंग शुरू करी। ऑपरेशंस की टीम पहले चेक करी, तो उसके साथ साथ हम भी उसी तरीके से चेकिंग कर रहे थे और उनका सपोर्ट कर रहे थे। जो जिस टैंकी से सारिम की बॉडी को रिकवर किया गया है, उस टैंकी के अंदर मैं और फ्लैट के बाकी लड़के भी हम उतरे हैं, और हमने देखा है वहाँ पानी जो है वो घुटनों से नीचे मौजूद है, जिसमें 2 साल का बच्चा भी नहीं डूब सकता। और मैं इस चीज़ को अपने आँखों से मैंने देखा और बाकी लड़कों ने भी देखा, वहाँ पे सारिम उस वक्त मौजूद नहीं था। ये बात क्लियर है। और ये बात कहना कि सारिम डूब करके मर गया, भाई वो कैसे डूब करके मर सकता है? ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि वो डूब करके या गफलत से गिर करके मर गया, क्योंकि उस वक्त तक सारिम जो हमने देखा है अपने आँखों से, सारिम उस वक्त मौजूद नहीं था। ये बात क्लियर है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बाकी हमारे फ्लैट के इलाका है, फ्लैट के जो मकीन है, उन सब का भी यही बात है। तो शहरोज़ जब उतरा था तो बाकी हम लोग ऊपर से भी लाइट वगैरह मार के देख रहे थे, तो उसमें उस टैंक में जो पानी मौजूद था तकरीबन 2 फीट से कम ही पानी मौजूद था उसमें। तो जो ये बात बिल्कुल जो है बताती है कि उसमें कोई 5 साल का 6 साल का बच्चा खुद से जाके जो है खुद नहीं जा सकता। तो उस टैंकी में ही 2-4 दिन पहले, यानी कि सारिम की बॉडी जो हफ्ते को मिली है, जुमरात जुम्मा या बुध के दौरान जो है, उस टैंकी से ही फुल पानी होने के बाद 60 फ्लैट्स में पानी चढ़ा है। और उससे लोगों ने घरों में खाना बनाया, वज़ू करा, सब कुछ करा, किसी को कोई स्मेल नहीं आई, किसी को कोई बदबू नहीं आई, किसी को कोई मैटर उस पर वो नहीं हुआ। अगर बारिश का पानी लास्ट टाइम कराची में जो मूसलाधार बारिश हुई थी, उसमें गटर का पानी हमारी टैंकी में मिल गया था, हमने यूनियन वालों का एक जीना आराम कर दिया था। सारिम की लाश टैंक में पहले दिन थी यानी 7 जनवरी को, या उसे बाद में कत्ल करके लाश टैंक में डाली गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उस ईदी रजाकार ने भी दिया जिसने सारिम की लाश निकाली और अस्पताल मुंतकिल की। उसके नज़दीक लाश 12 दिन नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन पुरानी थी। मेरे हिसाब में वो जो है 4-5 दिन की पुरानी लग रही थी। 4-5 दिन पुरानी लाश थी। मतलब अगर 12 दिन पानी के अंदर लाश रहेगी तो उसकी क्या कंडीशन होती है? वो तो इससे ज़्यादा बद हालत में हो जाएगी, बुरी हालत होती है। और अगर कोई जिंदा आदमी पानी के अंदर डूबता है तो उसके फेफड़ों में पानी जाता है, लाजमी जाता है, वो लाश फूल जाती है। जी लाश फूल जाती है। मैं यहाँ से कहानी को जानबूझकर अभी आगे नहीं बढ़ा रहा, पहले ये साबित कर दूं कि लाश टैंक में अगर 12 दिन से मौजूद होती तो क्या होता, और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि नन्हे सारिम की लाश जब मिली तो उसकी हालत क्या थी, ताकि कहानी आगे सुनने से पहले आप पर सब वाज़ेह हो जाए। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाक़या जनवरी का है और इस साल कराची में सर्दी मामूल के मुताबिक पड़ी। अब अगर ये कहा जाए कि लाश 12 दिन टैंक में पड़ी रही तो ये नामुमकिन है कि उस टैंक से 60 फ्लैट्स को पानी सप्लाई हो, घरों में खाना भी बने, लोग वज़ू करते हुए नाक में पानी भी लें और उन्हें कोई बू ना आए। मेरे पास लाश निकाले जाने से कुछ देर पहले की टैंक की वीडियो भी है।
जिसे मैं YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकता, और ये रिस्ट्रिक्शंस ना भी होती तो भी ये वीडियो मैं ना दिखा पाता। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि सारिम की लाश टैंक के पानी में ऊपर ही तैर रही थी, लेकिन ये लाश पूरी तरह सलामत थी। अब एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि सर्दी की वजह से टैंक का पानी बहुत ठंडा रहा और इसी वजह से लाश को गलने में वक्त लगा, जो कि एक कुदरती अमल है, और इसी वजह से टैंक से बदबू देर से आना शुरू हुई। तो मैंने इस मामले पर कई सीनियर और तजर्बाकार मेडिको लीगल ऑफिसर्स को वीडियो भेजकर उनकी राय मांगी। तो सबकी राय एक ही थी कि लाश 12 दिन पुरानी नहीं है, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन पुरानी है। मेडिको लीगल ऑफिसर्स का काम ही दिन भर मुख्तलिफ लाशों का पोस्टमार्टम करना और उनकी वजह मौत जानना है। उनके सामने हर तरह की लाशें लाई जाती हैं, जिसमें पानी में डूबी हुई लाशें भी शामिल होती हैं। सारिम की लाश 12 दिन पुरानी नहीं थी, इसे साबित करने के लिए मेडिको लीगल ऑफिसर्स ने जो दलाइल दिए वो दलाइल उनके तजर्बे के साथ साथ कुदरती अमल की बुनियाद पर भी हैं। मेडिको लीगल ऑफिसर्स का कहना है कि पानी में डूबी हुई लाश पानी के दर्जे हरारत के मुताबिक गलती है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रवां साल कराची में सर्दी मामूल के मुताबिक पड़ी, और अगर उन दिनों कराची का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता तो भी अगर लाश 12 दिन से टैंक में होती तो उसे गल जाना चाहिए था, या कम से कम उसकी जिल्द सियाह पड़ जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सारिम की लाश न सिर्फ पूरी तरह सलामत थी, बल्कि अभी वो डीकम्पोज होना शुरू ही हुई नहीं थी, यानी वो मरहला जब जिल्द हरी होना शुरू कर देती है, और पानी में पड़ी लाश को भी इस मरहले तक पहुंचने में 3 से 5 दिन ही लगते हैं। उसके बाद तो जिल्द उतरना, बॉडी फूलना और फिर फटना शुरू हो जाती है। निहायत माजरत कि मैं इतनी डिटेल में एक ऐसे अमल पर बात कर रहा हूँ जिस पर बात करना आम तौर पर मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन सारिम के केस में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब ज़रा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सारिम की लाश टैंक से मिलने के बाद अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दी गई। वहां उसका पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट लर्जा देने वाली थी। सबसे पहली बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि सारिम की टैंक से मिलने वाली लाश 3 से 5 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं थी। पोस्टमार्टम से ये बात भी साबित हो गई। 4 घंटे से पहले तक बच्चा ज़िंदा था। मेरा बच्चा मिला है 12वें दिन, 7 तारीख को गुम हुआ, 18 तारीख को मिला है मेरा बच्चा। 5 दिन 4 घंटे से पहले बच्चा ज़िंदा था तो कहाँ था? ये एक सवालिया निशान। बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया है, उसको मारा गया है, गला घोट के। गर्दन की फिंगरप्रिंट्स अलग हैं और हाथ के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। इससे ये निशानदेही होती है कि 2 बंदे थे मौजूद, ठीक है। ये एक सवालिया निशान, ठीक है। बच्चे को ज़्यादती की गई, ये एक सवालिया निशान। बच्चा डूब के नहीं मरा, बच्चा डूब के नहीं मरा। बच्चा अगर डूब के मरता तो उसके फेफड़ों में पानी जाता। ये डॉक्टर्स की टीम मुझे बता रही है कि बच्चा अगर डूब के मरता आपका तो उसके फेफड़ों में पानी होता। उसके फेफड़ों में तो आपका पानी था ही नहीं आपके टैंक्स का। चौथा पॉइंट, उस बच्चे की गर्दन टूटी गई है। 5वां पॉइंट कि उसकी जगह जगह निशान, ज़्यादती के निशान उसके। और फिर यही बात 18 फरवरी को डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने खुद भी सारिम के वालिद मोहसिन परवेज़ को बताई, और जिस वक्त मोहसिन परवेज़ को ये ब्रीफिंग दी गई उस वक्त इस केस पर काम करने वाली पूरी टीम डीआईजी ऑफिस में मौजूद थी, जिसमें सीपीएलसी के नुमाइंदे भी शामिल थे। इरफान बलोच ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर जो अहम तरीन बात कही वो ये थी कि सारिम के फेफड़ों से टैंक का पानी नहीं बल्कि खांसी का शरबत मिला है, जो शायद उसे सुलाए रखने के लिए दिया जाता रहा। मैंने उनसे बोला कि सर अब मुझे ना केस के हवाले से बताएं कि क्या आपकी पेशरफ्त हुई है और क्या, क्योंकि वो पूरी एक टीम बैठी हुई थी शुरू से लेकर अब तक। जो बंदे इस केस के अंदर इन थे वो सारों की टीम मौजूद थी, तकरीबन 15 लोगों की टीम मौजूद थी। उसमें डॉक्टर्स भी थे, CPLC भी थी, क्राइम सीन भी थे, DSP भी था, SHO भी था, IO भी था, ठीक है। उस सारी एक टीम मौजूद थी शुरू से अब तक की। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, जैसे मैं आज कर रहा हूँ,
कि सर मुझे आप ये एक बात बताएं कि ये बच्चा ये हादसा है या ये मर्डर है। तो उन्होंने मुझे ये वाज़े तौर पे क्लियर ही बता दिया है कि ये हादसा नहीं है, ये एक मर्डर है। मैंने बोला सर अच्छा वो मर्डर है तो किस हिसाब से? बोलने लगे देखो बच्चा, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने मुझे बताया कि बच्चा अगर डूब के मरता तो उसके फेफड़ों में पानी जाता, लेकिन आपके बच्चों के फेफड़ों में पानी था ही नहीं। दूसरा पॉइंट, आपने लास्ट टाइम अपने बच्चे को क्या खिला के भेजा था? मैंने कहा सर वो तकरीबन 2:15 बजे के करीब मेरे बच्चे की मदर ने जो है वो नगेट्स, रोटी और केचप था। बोले कि आपके बच्चे के मैदे में से सैंपलिंग मिल रही है कप सिरप की। तो मैंने बोला सर वो कैसे? बोले कप सिरप इसलिए पिलाया जाता है कि वो सोता रहे, ठीक है। मैंने बोला ठीक है सर। बोलने कि ये जो है ना निशानदेही भी हुई है कि कप सिरप मिला है उसके मैदे में से, वो भी मेल्ट हालत में, ठीक है, जैसे ताज़ा हो कुछ, ठीक है। इसके बाद जो है उस पर तशद्दुद हुआ है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है, उस पर ज़्यादती हुई है। ये सारे पॉइंट उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया और मैं वहाँ से चला गया। लेकिन जनाब फिर अचानक सिर्फ 15 दिन में कहानी बदल गई। अब सारिम का कत्ल हादसा बन गया। मोहसिन परवेज से अगली मुलाकात में डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को लगने लगा कि ये कत्ल नहीं बल्कि हादसा है। उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया और बोले कि उन्हें कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। लास्ट मीटिंग मेरी डीआईजी साहब से दोबारा हुई तीसरे रोज़े को, मेरे ख्याल से 4 तारीख थी, 4 मार्च को। तो उन्होंने मुझे वाज़े तौर पे ये बता दिया गया कि मैं और मेरी टीम जो हमने 4 रुकनी कमेटी बनाई थी को ऐसा लगता है कि ये बच्चा हादसाती है। एक बात तो साबित है कि सारिम की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि सारिम 7 जनवरी को लापता होने के बाद तकरीबन 1 हफ्ता जिंदा रहा है, और इस 1 हफ्ते में अगर पुलिस सही रुख पर तफ्तीश करती और सारिम को तलाश करने की कोशिश करती तो शायद सारिम जिंदा बच सकता था। और इसका एक जिम्मेदार एसएचओ बिलाल कॉलोनी इंस्पेक्टर इसरार भी है, जिसने सुराग रसा कुत्तों की मदद से सारिम की तलाश के ख्याल को ही अपनी ना तजर्बेकारी की वजह से रद्द कर दिया था। जब बच्चा मेरा मिसिंग था, मैं एसएचओ साहब को, इसरार साहब को बोलता रह गया सर हम क्यों ना हम अपने तौर पे एक टीम बुला लेते हैं कुत्ते की, जिससे हमें ये निशानदेही हो जाएगी कि बच्चा हमारा फ्लैट में है या फ्लैट से बाहर है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तो हम नहीं ला सकते। मैंने सर हम वो खर्चा हम सब मिल के अफोर्ड कर लेंगे, वो जितना भी एक्सपेंस आएगा कुत्ते का हम वो कर लेंगे, डॉग्स का, ठीक है। हमारी बात भी उनसे हो गई थी, वो 80,000 कह रहे थे, ठीक है। ये बात भी हमने उनको बताई तो उन्होंने बोला नहीं वो डॉग्स तो यहाँ जो है ना शनाख्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मैदानों खुले इलाकों में करते हैं, वो इस जगह पे नहीं कर सकते। तो हम तो इन सब चीज़ों से नाइलिम ही थे, तो हमने बोला शायद सर सही कह रहे हैं, ठीक है। तो हम फिर पीछे हो गए। लेकिन सारिम की लाश मिलने के बाद एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने इन्हीं कुत्तों की मदद से मुलजिम तक पहुंचने की कोशिश की। वही कुत्ते जो एसएचओ बिलाल कॉलोनी के मुताबिक सिर्फ मैदानों में ही किसी को तलाश कर सकते हैं, वो फ्लैट में लाए गए। एक कुत्ते को सारिम का कैप सुंघाया गया और फिर वो बार बार 4थी मंजिल पर वाक़ एक ही फ्लैट तक ले जाता था। यह फ्लैट बंद था। इसके मालिक को बुलाकर जब फ्लैट खोला गया तो वहाँ से एक चादर मिली जिस पर कुछ मुश्तबा निशान भी थे, और शक की बुनियाद पर उस शख्स को हिरासत में लिया भी गया। सिर्फ यही नहीं, सारिम की तलाश के दौरान प्रोजेक्ट के दीगर फ्लैट्स की तलाशी में एक और फ्लैट भी मुश्तबा ठहरा था, और ये भी एक खाली फ्लैट था, और पूरे फ्लैट में सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट रखा हुआ मिला, एक ऐसा पैकेट जिसमें चंद बिस्किट कम थे। डॉग्स को जो है सारिम के स्टफ मतलब कपड़े वगैरह सुंघाया और उसके साथ जो है डॉग सर्चिंग स्टार्ट की है। तो वहीं पे इनके जहाँ पे सारिम की रिहाइश थी उसके बराबर वाले ब्लॉक से 4th फ्लोर पे जो खाली था वहाँ से कोई चादर जो है मिली है, वहाँ से कोई चादर मिली है। डॉग्स ने जो है उसको आइडेंटिफाई किया, चादर ली है, देन चादर उनको मिली है। उसके अलावा फिर हमने पहले भी सर्चिंग की थी, तो एक जो है फ्लैट वहीं पे मौजूद था जो खाली था काफ़ी टाइम से। वहाँ पे जब हम
उसका ताला तोड़ के जब वो फ्लैट चेक किया गया तो वहाँ पे वो फ्लैट तकरीबन 2-3 महीने, वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि 2-3 महीने से वो फ्लैट बंद है। बट जब हम वहाँ पे अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक बिस्किट, फ्रेश बिस्किट का पैकेट वहाँ पे मिलता है जो कि खुला होता है, जिसमें से 1-2 बिस्किट निकले हुए थे, बाकी बिस्किट वहाँ पे मौजूद है, मतलब फ्रेश ही पैकेट था वो। देन अच्छा, फिर जो है जो चादर मिली उन्होंने वो चादर कलेक्ट की है, और भी उनको फिर वो डॉग जो है वो 4th फ्लोर पे वो खाली फ्लैट था, वहाँ से डॉग बार बार टैंक पे जा रहा था और टैंक से नीचे आ रहा था, ऊपर वाली टैंकी पे जा रहा था और टैंकी से नीचे आ रहा था। तो ये सर्टिफिकेट उन्हें मिला था, तो उस बिहाफ में उन्होंने वहाँ के कुछ रिहायशियों को और चौकीदारों को जो है EVC की टीम अपनी हिरासत में लेके चली गई थी। उसके बाद से जो है इस केस में जो है अब तक जो है हम सिर्फ नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कोई अभी तक नतीजा नहीं मिला गया है। सारिम के केस में पुलिस को कोई CCTV नहीं मिल सकी, ना तो 7 जनवरी की जिस रोज सारिम लापता हुआ और ना ही बाद में कभी। और इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली की लोड शेडिंग है, जिसका शेड्यूल फ्लैट के हर मकीन को पता था। कुछ टाइम से लाइट जाना शुरू हुई, पहले रैंडमली किसी भी टाइम चली जा रही थी, उसके बाद उन्होंने टाइम सेट कर दिया 4 टाइम पे। एक जाती थी 11 बजे से लेकर के 12:30 तक का, और एक जाती थी 3 से लेकर के 4:30, और एक जाती थी शाम को 6 से लेकर के 7:30, और एक जाती थी रात 11 से लेकर के 11:30 से लेकर के 1 बजे तक। तो जो सारी मगवा हुआ था वो दोपहर वाली लाइट पर हुआ था। और कातिल जो शायद एक से ज़्यादा हैं इस शेड्यूल से बखूबी वाकिफ थे। लाश को पानी के टैंक में भी किसी ऐसे ही वक्त डाला गया जब बिजली की फराहमी मुअत्तल और CCTV कैमरे बंद थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन वाक़याती शहादतों को यकजा करके जो तस्वीर बनती है वो कुछ यूँ है कि 7 जनवरी को सारिम मदरसे से वापसी में जब आरेज एक अलग रास्ते से घर की तरफ चला गया तो अकेला रह गया था। उस वक्त CCTV कैमरे भी के-इलेक्ट्रिक की मेहरबानी से बंद थे। कातिल सारिम को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, और ये कोई ऐसा ही शख्स कर सकता है जिसे सारिम जानता हो। ये शख्स सारिम को अपने साथ दोनों में से किसी एक खाली फ्लैट में ले गया, या ये भी मुमकिन है कि दोनों फ्लैट्स में ही मुख्तलिफ वक्तों में रखा गया हो, क्योंकि तमाम फ्लैट्स की तलाशी पुलिस की मेहरबानी से एक वक्त में नहीं हो सकी थी। किसी दिन एक ब्लॉक की तलाशी ली गई तो दूसरे दिन दूसरे ब्लॉक की। कातिल ने सारिम के साथ ज्यादती की और इस दौरान उस पर तशद्दुद भी किया। सारिम कम से कम 1 हफ्ता जिंदा रहा, और जब 5 दिन बाद 12 जनवरी को तावान की कॉल के बाद ये समझा जाने लगा कि सारिम फ्लैट्स में नहीं है, तो कातिल ने किसी सर्द अंधेरी रात में, उस वक्त जब एक बार फिर फ्लैट में बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, सारिम को कत्ल करके उसकी लाश पानी के ज़ेरे ज़मीन टैंक में फेंक दी। मेरे पास मौजूद सारिम की वीडियो में सारिम की टांगों में एक ऐसा खम भी नज़र आ रहा है जिससे यह अंदाज़ा होता है कि उसे किसी कुर्सी पर बांध कर बिठाया गया था और उसी कुर्सी पर उसे कत्ल किया गया। कत्ल किए जाने के बाद सर्द मौसम में जब उसकी बॉडी अकड़ गई तो टांगों का वो खम दूर ना हो सका और कातिल ने इसी पोजीशन में उसे टैंक में फेंक दिया। ये बात शायद कुछ लोगों की समझ में आ गई थी और पुलिस और फ्लैट्स के दीगर मकीनों के सामने वो इसका जिक्र भी करते थे, और एक ऐसे ही नौजवान को सारिम की नमाज जनाजा के दौरान नामालूम शख्स ने पीछे से धमकी भी दी। नमाज जनाजे में हमारे साथ एक वाक़या पेश आता है कि जब इशा के बाद नमाज जनाजा हो रही है तो वहाँ पे बहुत लोगों का मजमा था, रोड पे ही नमाज जनाजा हुई थी, बहुत लोगों का मजमा था। मजमे में मतलब लोग आगे से आगे बढ़ने की वजह से बहुत ही करीब करीब लोग थे। तो उस दौरान जो शहरोज़, जो बैतुल नाम का रहायशी है, जो उस टैंक में उतरा था तो वहाँ पे जो है सारिम की बॉडी मौजूद नहीं थी, जो 2 दिन हमने चेक किया। तो उस शहरोज़ को जो है पीछे से 2-3 आवाज़ें आती हैं कि पीछे हट जाओ, ठीक है, अपनी हद में रहो, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ो। तो इतने में शहरोज़ जब अपनी गर्दन घुमा के देखता है तो वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये आवाज़ किसकी थी। सारिम का केस पुलिस के लिए कमाई और पेट भर कर खाने का जरिया भी बन गया था। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और फिर रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने के लिए इंटेलिजेंस के नाम पर चंद एहलकारों को फ्लैट्स पर तैनात किया गया, जो अपना सारा दिन फ्लैट के बाहर मौजूद होटल पर खाते पीते गुजारते, और उसका 24,800 रुपये का बिल फ्लैट की यूनियन को अदा करना पड़ा। सारिम के कत्ल को 2 माह से जायद हो चुके हैं और इस दौरान जिन मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया था वो सब रिहा किए जा चुके हैं
और सारिम के अहले खाना ताहाल अपने फूल से बच्चे के कातिल की गिरफ्तारी और इंसाफ के मुतलाशी हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा, बच्चा था वो चला गया, वो जन्नत में, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मसलियत है। तो मैं तो अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ, बिल्कुल। अल्लाह का ने उसका वक्त लिखा था, ठीक है, लेकिन उसको जो कत्ल किया गया मैं उस पर तो सब्र नहीं कर सकती ना। सबने कहा अब क्या फ़ायदा, फ़ायदा ये है कि मैं अपने बच्चे को जब मैं मिलूँगी मैं ये तो कह सकूँगी कि मैंने एफर्ट की तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए निकली, मुझसे जो हो सका, मुझसे जो बन सका वो मैंने किया। हम लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए हम अपने बच्चे के कातिल पकड़ सकें, लेकिन हमसे जो हो सकता है हम वो तो कर सकें। मैं उसको बोल तो सकूँ कि मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की। ये सिर्फ इसलिए कि अगर वो कातिल मिल जाता तो उसको उसके अंजाम तक तो पहुँचाया मैंने। मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ एफर्ट वो मैं ज़रूर करूँगी, ताकि रोज़े महशर मुझे उसके सामने शर्मिंदा तो ना होना पड़े। वो बच्चा जो अपने वालिद के साथ अपने दादा की कब्र पर जाते वक्त कब्र पर डालने के लिए बाप से गेंदे के फूलों की जिद करता था, आज उसकी अपनी कब्र गेंदे के फूलों से सजी हुई है। मैं इस केस का फॉलोअप करता रहूँगा और पुलिस की जानिब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत करार देने और अपनी मर्जी की रिपोर्ट हासिल करने की कोशिशों पर भी नज़र रखूँगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।